अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज हमने चूंकि इब्तिदा ही अपने प्रोग्राम की इन खूबसूरत वादियों से की है एंड द वेरी पर्पज इज कि आज वजीर आजम इमरान खान ने नथिया गली में एक 5 स्टार होटल का संगे बुनियाद रखा है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो लीज करदा ज़मीन है उसके ऊपर इसकी तामीर होगी और अमेरिकन हॉस्पिटैलिटी कंपनी जो है वो पाकिस्तान तकरीबन 40 सालों बाद दोबारा वेंचर कर रही है, दोबारा आ रही है, तो लिहाजा उनके अंडर ये पूरा जो होटल है या जो फैसिलिटी है इसकी तामीर होगी और इसको ऑपरेट किया जाएगा। एस्टिमेटेड लागत इसकी नाजरीन अभी तक $25 मिलियन तक लगभग बताई जाती है, यानी कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए भी ये एक अच्छी खबर है, अच्छा पैगाम है और यकीनन जो मकामी लोग हैं उनके रोज़गार के हवाले से भी ये एक अच्छी खबर है और मुस्बत पैगाम है। हैविंग सेड दैट नाजरीन, ओवरऑल भी बात करेंगे चूंकि गवर्नमेंट खासी की नज़र आती है टूरिज्म को प्रमोट करने में, सयाहत को फ़रोग देने में। और जब हम सयाहत की बात करते हैं तो तमाम जो सयाहत के फॉर्म्स हैं उनको प्रमोट करना इस वक्त हुकूमत चाह रही है, ख्वाह वो रिक्रिएशनल सयाहत हो, कल्चरल सयाहत हो, मजहबी तौर पर वगैरह वगैरह, तो तमाम को प्रमोट करने का उस वक्त एक हुकूमत जो है वो एजेंडा लेकर चल रही है। और यकीनन इसके मल्टी फैसेटेड इसके फ़वायद हैं, इसके पोटेंशल्स बेपनाह हैं। कुछ चीज़ें जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ अगर इनके पर मैं आपको बताऊं तो आपको मजीद इससे क्लैरिटी होगी। वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल काउंसिल 2018 जो है इस बात की निशानदेही कर चुकी है कि पाकिस्तान की सयाहत की जो सनत है एक दिहाई में कोई 39.8 बिलियन डॉलर तक, यानी कि $39.8 बिलियन तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। ये पोटेंशियल है नाजरीन टूरिज्म इंडस्ट्री का। हुकूमत की तवक्को ये है कि 2025 तक सयाहत पाकिस्तान की मीशत में $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। हुकूमत इस विजन के तहत आगे बढ़ रही है। पंजाब के हवाले से बात करें तो इनकलाबी सयाहती जो बजट है 2021-22 का, वो कोई 231% तक उसमें इजाफा किया गया है। पीटीआई हुकूमत सयाहत को फ़रोग देना चाहती है, उसको फाइनेंशियली भी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और ये इसी बात का सबूत है। और साथ साथ सयाहती जो तखमीना है वो तकरीबन 2000 मिलियन तक रखा गया है। मजीद नाजरीन 120 मिलियन तक की जो लागत है पंजाब में पहली मरतबा लाहौर टूरिस्ट वैली के क़याम के लिए रखी गई है। जनूबी पंजाब में भी सयाहत के फ़रोग के लिए 120 मिलियन के तखमीने से सयाहती बसेस का जो है वो इजरा भी किया जा रहा है। साउथ पंजाब में सयाहती सहूलियात के लिए रहीम यार खान में वाटर स्पोर्ट्स और पार्क्स वगैरह की भी तामीर पर 35 मिलियन तक खर्च जो है करने का इरादा है। और मजीद नाजरीन 2018 में पाकिस्तान जो है वो बैनुल अक़वामी सयाहों की जो तादाद थी जो कि पाकिस्तान आए थे उनकी तादाद अलोन नाजरीन कोई 1.9 मिलियन तक थी और इससे ज़ायद थी, बल्कि यानी कि सिर्फ 2 मिलियन तक या 20 लाख तक उन बैनुल अक़वामी टूरिस्ट की तादाद थी जो कि 2018 में पाकिस्तान आए थे। यकीनन इसमें सिक्योरिटी बेहतर होने का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। सीएन ट्रैवल्स के मुताबिक नाजरीन 2020 में जो है पाकिस्तान बेहतरीन सयाहती मकाम ठहराया गया है और ये पाकिस्तान को एक क्रेडिट है जो कि इस हवाले से मिलता है। पोटेंशियल बेपना है लेकिन इसको हार्वेस्ट करना ये एक खासा बड़ा सवाल है कि हुकूमत अगर इंटेंशन भी रखती है, विल भी रखती है, तो क्या इसको मटीरियलाइज कर पाएंगे और क्या दे विल बी एबल टू वेदर और नॉट वॉक द टॉक रिगार्डिंग हार्वेस्टिंग द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म। यहाँ पर स्टूडियोज में मेरे साथ नाजरीन मुमताज़ मुस्लिम साहब मौजूद हैं, सरबराह हैं आप बैरन होटल्स पाकिस्तान के, और आज जो खास ये संगे बुनियाद था या जो ये ग्राउंड ब्रेकिंग थी इस हवाले से भी हमें बताएंगे और ओवरऑल भी जो कितना प्रमोट किया जा रहा है या इंसेंटिवाइज किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को टूरिज्म में, ये हम जानेंगे मुमताज़ साहब पे से। वेलकम ऑन बोर्ड मुमताज़ साहब, मैं आपकी जानिब शॉर्टली आती हूँ, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब भी नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ख़ास तौर पर जब टूरिज्म रिलेटेड हम बात करते हैं तो ही इज़ अ वेरी पर्टिनेंट नेम, चूंकि आपने बहुत काम किया है नहवाल से। वेलकम ऑन बोर्ड जुल्फी साहब, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। बताइएगा इनिशियल आपके रिमार्क्स क्या हैं? पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है टूरिज्म को लेकर, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आ सकता है, हम ये जो बैनुल अक़वामी हमें एजेंसीज पर रिलाई करना पड़ता है अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, ये ख़त्म हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, हमारा इंप्रेशन सबसे बढ़कर बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतर हो सकता है। क्या आप ये हार्वेस्ट कर पाएंगे इस वक्त अपने इंसेंटिव्स के जरिए, और अब तक आप क्या समझते हैं आपने कितना इसमें अचीव कर लिया है? देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप देखें जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए हैं, जनरली जो एक मुल्क होता है वो रफली 10% अपनी जीडीपी का टूरिज्म की तरफ उसकी ग्रोथ होती है। पाकिस्तान में इट्स अबाउट 9.8।
पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टूरिज्म की जो एवरेज है जीडीपी की, इट्स अबाउट 2.3 2.4। अगर आप उसको 10% पे ले जाएं जो आपने बात पहले की थी, तो बिल्कुल वो नंबर्स पॉसिबल हैं जो बात की गई थे, अराउंड 30 बिलियन हमने बोला हुआ था, तो इट्स वेरी अचीवेबल, और इससे कई ज्यादा भी। हम इसमें दो तीन चीजें, सबसे पहले अगर आप फॉरेन टूरिज्म की बात करें तो उसमें आपकी ट्रैवल एडवाइजरी, उसमें आपकी जो पाकिस्तान की जो ब्रांडिंग है, जैसे कि इंडिया के पास इनक्रेडिबल इंडिया है, टर्की के पास गो टर्की है, मुमताज साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, उनको बेहतर पता है, दुबई के पास विजिट दुबई है, उन्होंने बहुत अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम किया। तो ब्रांड पाकिस्तान को इंशाल्लाह इस साल हम लॉन्च करेंगे, जो सारे प्राइवेट सेक्टर लोगों को बेनिफिट करेगा, क्योंकि उनको भी एक इंटरनेशनल लेवल की एक ब्रांडिंग मिलेगी, तो उनके फायदे में होगी। जो आपने बात की थी पंजाब और बाकी सूबों की, उसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस चीज में कि जो हमारा मकसद है टूरिज्म में, एंड जब मैं उसको देख रहा था उसमें सिर्फ एक ही था कि पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को हर चीज से निकल जाना चाहिए, उसको एक वन विंडो पे उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना चाहिए, और हमारा सिर्फ एक काम होना चाहिए कि आप उसको इंसेंटिव्स दें, इंसेंटिवाइज करें प्राइवेट सेक्टर को, पॉलिसी दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी एक पॉलिसी हमने पास कर रहे हैं, हमने कर दी थी पिछले बजट में, जहाँ हम होटल डेवलपमेंट के लिए जो उसका इक्विपमेंट होता है, जो एडवेंचर टूरिज्म का इक्विपमेंट होता है, उसके हमने 50% टैक्सेस भी हमने कट ऑफ वेव कर दिए हैं, तो सिर्फ 50% टैक्स उस पर आएगा। उसका फायदा ये है कि जैसे कि मुमताज भाई जैसे लोग जो बाहर से आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको होटल बनाने में आसानी होगी। जितने आपके अच्छे होटल्स बनेंगे, जैसे कि अभी आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डबल ट्री मैरियट का किया है, इंटरनेशनल ब्रांड हिल्टन का किया है, सॉरी, इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, मुमताज साहब जैसे लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं वापस पाकिस्तान में, इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं, और मुल्क अकोर, कतर वगैरह, सऊदी इंटरेस्ट हुए हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। तो जो हमारा अभी जो मकसद है, इंशाल्लाह आई थिंक अगले 2 साल के अंदर अंदर आप रफली, अगर गवर्नमेंट के जो हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कमर्शलाइज कर रहे हैं, उनको और प्राइवेट सेक्टर को अगर मिला के आपके पास रफली ऑन द टॉप ऑफ माय हेड कुछ 30 कोई नए 3 to 5 स्टार होटल्स पाकिस्तान में अगले 24 मंथ में आपके इंशाल्लाह मजीद खुलेंगे। आई सी, ये तो खासा एम्बिशियस टारगेट है। जुल्फी साहब, आखिरी में ये बताइएगा कि काफी सारे अभी भी इसमें प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे रेड टेपिज्म है, वन विंडो ऑपरेशन की कमी, लोकल लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, और रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी बात। कितनी रसाई है इन इलाकों में जो कि बहुत खूबसूरत हैं, हर टूरिस्ट वहां पर जाना चाहेगा, लेकिन इम्पेडिमेंट्स काफी हैं। इन एतबार से क्या किया है? यू सी, होता ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ आपके पास वसाइल कम है, जहाँ आपके पास उस किस्म की फंडिंग नहीं है, खूबसूरती तो पाकिस्तान में आपको हर जगह मिलती है। अब जो भी खड़ा होगा स्पीच पे वो कहेगा जी पाकिस्तान में सबसे बड़े पहाड़ हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास कोस्टल लाइन है, सबसे ज्यादा ग्रीनरी, ओके सो व्हाट, उसके साथ करें क्या? करेक्ट। तो जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जैसे कि अगर एक होटेलियर बाहर से आए और वो एक स्पॉट चुने, ये नहीं हो सकता कि आप उसको वहीं रोड उसी वक्त प्रोवाइड कर दें, क्योंकि हमारे पास वो वसाइल नहीं है। सो हमने क्या किया है कि केपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट पे खास तौर पे हमने फोकस करके हम जोन्स बना रहे हैं। जब आप ये जोन्स बनाते हैं, ये जिसको हम इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स कहते हैं, ये चाहे 100 किलोमीटर का स्ट्रेच हो या 50 किलोमीटर का स्ट्रेच हो, उस जोन के अंदर पूरी मास्टर प्लानिंग हो। जैसे कि इस्लामाबाद है कि 5 आपके पास 2 स्टार के होटल्स आएंगे, 3 स्टार के आएंगे, 2 5 स्टार के आएंगे, हॉस्पिटल होगा, रोड नेटवर्क होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सूवेज सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट, टूरिज्म पुलिस, हर चीज उस जोन में हो। तो फिर क्या होगा कि उस जोन को, बिकॉज पाकिस्तान एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, एक डिपार्टमेंट के लिए, मुमताज भाई मेरे बात आपको बेहतर समझाएंगे, इनको कितनी तकलीफ होती होगी, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना, कभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाना, कोई वन विंडो सॉल्यूशन नहीं है। यस, तो उस जोन को आप टूरिज्म अथॉरिटी के नीचे एक जोन के अंदर आप उस जोन को एटलीस्ट वन विंडो के अंदर ले आए, वो उससे ज्यादा आपको इनको आसानी होगी। बावजूद कि हम बोलेंगे जी पूरे पाकिस्तान को हम ठीक करेंगे, हम अगर अगले 2 साल में 5 सिर्फ जोन पूरे पाकिस्तान में आजाद कर दें और शुरू कर दें, तो इसमें आप देखेंगे कि आप एक नई दुनिया आपकी खुल जाएगी।
टूरिज्म पुलिस होगी, होटलरी होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पीटीडीसी के कुछ 30 होटल थे, उस पर हमने जब उसको कमर्शलाइज करने के लिए गए तो हमने कुछ 400 लोगों को गोल्डन हैंडशेक की तरफ हम लेके जाने शुरू कर दें। उस पर मेरे पे बड़ा फ्लैक आया। लेकिन मुमताज भाई आपके साथ बैठे हों, ये आपको बताएंगे कि इनकी सिर्फ एक होटल के अंदर और उसके आसपास जितने सराउंडिंग्स हैं उसके अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट उस होटल को सर्विस करने से ज्यादा होगी, वो 400 लोगों से ज्यादा होगी। करेक्ट, तो राइट। एक होटल पूरे पीटीडीसी के स्टाफ से भी ज्यादा एक उसकी हायरिंग हो सकती है अगर हम सही हाथों में, सही पैमाने में, सही तरीके से। दैट इज इंडीड द की। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस जुल्फी बुखारी साहब। ये हम डेवलपिंग स्टोरी की तरह लेकर चलेंगे और नाजरीन इसको ओवर द टाइम आपके सामने लाते रहेंगे कि क्या हो रहा है और क्या कुछ होना बाकी है, कैंडिडली स्पीकिंग, जैसे इवन जुल्फी भी ये चीजें बता रहे थे। मुमताज साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊं, इनिशियल रिमार्क्स बताइएगा, क्या वाकई ये मुश्किलात आपको पेश आई और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आप खासा एक बड़ा वेंचर करने जा रहे हैं, आप जाहिर है ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर इसको कितना अपने लिए आप वाइबल देखते हैं? देखें मोना, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी का कह लीजिए या अप्रूवल्स का, ये एक पेचीदा सिस्टम है। मैं फॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर जगह के बारे में आई हैव बीन लकी, क्योंकि ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जगह थी तो बहुत सारी चीज़ें इनके अंडर थी। तो इसलिए वो जिस तरह भी जुल्फी बुखारी साहब कह रहे थे कि वन विंडो ही ऑलमोस्ट था। आई सी। बट हैविंग सेड दैट, लेकिन उसमें जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं, फॉरेस्ट वाले हैं, और ये इश्यूज अभी हैं, अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुए हैं और इसको ट्राई कर रहे हैं हम और जीडीए और सब मिल के इसको हल करें। लेकिन ये एक प्रोसेस है, आई थिंक ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का आज जो उन्होंने हमारे होटल की ग्राउंड ब्रेकिंग की है, फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी की है, जो उन्होंने कहा कि वो करेंगे, अगर ये चीज़ें अमल में हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। अच्छा मुमताज साहब, वाइबिलिटी भी ज़ाहिर है एक सवाल है। आप बतौर इन्वेस्टर कैसा इसको देखते हैं? कोई $25 मिलियन इसका कोई तकरीबन इसकी लागत बताई जा रही है फिलहाल। ऑब्वियसली आप इसके रिटर्न्स के तौर पर इसको कितना वाइबल देखते हैं? यहाँ देखें, अगर वाइबल ना होता तो जाहिर है हम या इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ। देखिए, बात यह है कि एनी बिजनेस मैन वुड लाइक टू हैव अ बिजनेस व्हिच इज प्रॉफिटेबल। होटल इंडस्ट्री में 7-8 साल लगते हैं टू रिकवर योर कैपिटल, योर प्रिंसिपल, योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फिर प्रॉफिट्स आते हैं। करेक्ट। हमारे और भी 2 होटल हैं, एक इराक में है, एक अफगानिस्तान में है। तो ये इस वाले होटल से हमें उम्मीद ये है, क्योंकि जिस तरह से डोमेस्टिक टूरिज्म, स्पेशली ये कोविड की वजह से जो डोमेस्टिक टूरिज्म में बूम आया है और गवर्नमेंट का जो टूरिज्म की तरफ एक एम्फसिस है, ये इसकी वजह से हमारा ये ख्याल है कि ये बड़ा वायबल प्रोजेक्ट है और इसके रिटर्न्स इंशाल्लाह बड़े अच्छे होंगे। और जैसे अभी जुल्फी बुखारी साहब कह रहे थे, बाय द वे जुल्फी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, I must say this to his credit, when he was looking after tourism, very encouraging, very motivating to investors like us. तो employment, जब आप एक, मैं आपको अगर वक्त है तो छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारा इराक में जो होटल है ये करबला में है। आपको पता है कि करबला एक होली सिटी है और वहाँ पे मजहबी टूरिज्म है, लोग ज़ियारत के लिए वहाँ जाते हैं। लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि जी वहाँ करीब से करीब रहें और ताकि ज़ियारत में आसानी हो। हमने अब जो जगह ली वो चूँकि हमने 5 स्टार होटल बनाया तो वो जगह तकरीबन थोड़ी सी हट के थी, तो लोगों का ख्याल था कि ये ठीक नहीं है। लेकिन उसका खैर वाइबिलिटी वाइज तो बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन जैसे अभी जुल्फी बुखारी कह रहे थे, उसके आसपास, हमारे आसपास जमीनों की कीमतें इतनी बढ़ गई, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें खुल गई आपके वेंचर की वजह से। जी, वरना हाँ। वो खेती बाड़ी थी वहाँ पे और कुछ नहीं था। नाउ इट हैज बिकम अ कमर्शियल सेंटर। एंड हाउ लॉन्ग अगो वाज दिस? करबला जी हमने 2017 में इसका हुआ था। जो हमारा काबुल का होटल है अफगानिस्तान में, वो 2009 से है।
अच्छा मुमताज साहब, पाकिस्तान में जाहिर है आप आए हैं, आपको क्या लगता है, यानी कि टूरिस्ट्स के लिए और मजीद भी तो बहुत सारी सहूलियात, हम रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जुल्फी साहब ने हर बात को सेकंड किया है कि ये चीज़ें यहाँ पर ये हैं बॉटल नेक्स। फिर ये टूरिस्ट उनके लिए ख़ास पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल, ये तमाम चीज़ें आप इनके हवाले से क्या आप असेस करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे थे वो। इंफ्रास्ट्रक्चर नहायत ज़रूरी है, जैसे नॉट जस्ट द रोड्स लेकिन सफिशेंट पार्किंग। अब आप देखें नथिया गली जैसी जगह में वीकेंड्स पे सीजन के दौरान बहुत रश हो जाता है, बहुत रश हो जाता है हो जाती हैं और लोग रोडों पे गाड़ियां हम्म। खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की मूवमेंट बड़ी ख़राब होती है। मैंने अभी सुना है कि ये 5 पार्किंग प्लाजाज बना रहे हैं वहाँ, जिसकी वजह से ये। फिर दूसरा बिजली। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की ओपनिंग पे कि जी यहाँ पर एक स्पेशल ट्रांसमिशन लाइन आप लाएं, क्योंकि टूरिज्म के देखिए होटल्स में यू नीड इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ लोड शेडिंग आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। एलिवेटर्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, किचन इक्विपमेंट है, लॉन्ड्री इक्विपमेंट है, तो ये इसके लिए आपको बिजली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट जस्ट द रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स पार्किंग फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स वाटर, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सो मेनी बहुत बहुत सारी चीजें चीज़ें हाँ। होती हैं जी। अच्छा मुमताज साहब, वैसे तो ये सवाल मैं आई वुड हैव रादर आस्क्ड जुल्फी साहब, उनसे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट सवाल था, लेकिन चूंकि मैं उस वक्त उनसे इस कंटिन्यूटी में ना पूछ पाई, आप इसका जवाब फरमाएं। जाहिर है गवर्नमेंट के हवाले से जो जो क्रिटिसिज्म एक आता है रिगार्डिंग टूरिज्म, जो एक बात की जाती है वो ये भी की जाती है कि जी कोविड के होते हुए टूरिज्म को फैलाना या फरोग देना, ये कोई दोनों बातें एडअप नहीं हो रही। ये बताइएगा बतौर होटल एयर कि आप ये चीज़ें कैसे इंश्योर करते हैं कि इन मुश्किल हालात में जिससे पूरी दुनिया इस वक्त मुतासिर है, ये बिजनेस या ये इंडस्ट्री, ये सनत कैसे इस वक्त आगे बढ़े? ओवरऑल टूरिज्म इंडस्ट्री की भी बात करें और होटलिंग की भी। देखिए मोना, कोविड की वजह से होटल इंडस्ट्री अलॉन्ग विद एयरलाइंस एंड अदर सच इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा खुद होटल जो इराक में है वो हमने को तकरीबन हमें 4.5-5 महीने बंद रखना पड़ा। कोई मैं इसीलिए आपसे मेरा अर्थ था, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट या जो इसके ऊपर कुछ लोग बात करते हैं वो यही कहते हैं कि फिलहाल ये जो टूरिज्म की प्रमोशन है उसको सिर्फ कोविड की वजह से रोक देना चाहिए। आपका क्या है इस पे ख्याल है? देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जी गवर्नमेंट को ये रोक देना चाहिए या खोल देना चाहिए, ये गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए, लेकिन आप रोक नहीं सकते। हाँ, मतलब बतौर इन्वेस्टर आप कैसे इसको अश्योर कराएंगे कि ये चीजें आड़े नहीं आएंगी? नहीं, आप एसओपीज रखें ना। अब हमारा जब इराक में होटल दोबारा खुल गया आफ्टर कोविड, तो हमने सारी वो एसओपीज रखी जो जैसे जो दुबई में फॉर एग्जांपल बाय लॉ होटल्स में करनी पड़ रही हैं फॉर कोविड, ऐसे एसओपीज हैं, हमने सारी वो अपनाई अपने होटल में इराक में, अपने होटल में काबुल में। अगर हमारा ये नथिया गली होटल तैयार होता तो हम भी यहाँ पे वो एसओपीज को फॉलो करते। आप लोगों को घरों में कोविड में कन्फाइन नहीं कर सकते, करेक्ट, लेकिन आप उनको कह सकते हैं मास्क पहनो, आप उनको कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो, आप उनको कह सकते हैं कि जी एसओपीज फॉलो करो, या अब आप उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक करके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स वैक्सीनेटेड लोगों को आप आने दें और फिर एसओपीज को फॉलो करें। अब एंड इट्स लाइक देखें कोविड दुबई में भी है, मैं दुबई में रहता हूँ, मेरा हेड ऑफिस दुबई में है, वहाँ सारे होटल्स खुले। पहले उन्होंने कहा जी इतनी % ऑक्यूपेंसी पे आप खोल सकते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले गए। आज नाउ यू कैन ओपन, इट्स ओपन फॉर 100% ऑक्यूपेंसी। तो अगर आप एसओपीज फॉलो करेंगे और लोगों को, और लोग फॉलो करते हैं, तो जब यानी वो जो एक हिट था जो कोविड टाइम्स में पड़ा था इस इंडस्ट्री को, वो आपको लगता है अब वो एक चीज गुजर गई है? जी बिल्कुल गुजर गई है, क्योंकि आप देखें अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दुबई, क्योंकि टूरिस्ट दुबई में तो आपको पता है मिलियंस में टूरिस्ट है और हजारों की तादाद में होटल्स हैं एक ही शहर में दुबई में, और अबू धाबी वगैरह वो अलग हैं। तो वहाँ पे आज भी टूरिस्ट की भरमार है इतनी गर्मी में, इस सीजन में भी, क्योंकि बाकी दुनिया बंद हुई है। इन्होंने एसओपीज पे अमल किया हुआ है, इसलिए इनके होटल्स चलते हैं, यहाँ टूरिज्म चल रही है दुबई में। इस पे जाहिर है वो जो एक एक्सपो भी है इस सिलसिले में, अभी है, अभी वो है एक्सपो है 20 शुरू होने वाली है, तो आप सोचें कितने मिलियंस की तादाद में लोग आएंगे। करेक्ट, राइट। अच्छा मुमताज साहब, सिर्फ इतना बताइएगा कि बतौर इन्वेस्टर आपको चीजें कितनी यहाँ पर आसान लगी या नहीं लगी, ये आपका फेयर असेसमेंट, चूंकि अगर कोई दूसरे सरमायाकार या ख्वाहिशमंद सरमाया करने के आपको सुन रहे हैं, वो आपसे इस वक्त क्या चीज टेक अवे करें? देखें
पाकिस्तान एक एवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है जो, और उसमें वो एकदम से ठीक नहीं होता. थिंग्स आर इम्प्रूविंग आई थिंक, और ये मज़ीद इम्प्रूव होंगी. हमने जो ये अटैम्प्ट किया है आने का, इसीलिए किया है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चल रहा है. हमने जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जीडीए में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई. यार्ड डेवलपमेंट, यानी आपने तो ये भी कहा ना कि आपको तो एक मोर और लेस वन विंडो ऑपरेशन भी मिला है. मोर और लेस जीडीए में हमें वन विंडो ऑपरेशन मिला. सही, अब ये छोटी छोटी मुश्किलात हैं फॉरेस्ट की या वाइल्ड लाइफ वगैरह की, इसकी ये भी मेरा ख्याल है ठीक हो जाएंगी. ठीक है, मतलब वो इस पैमाने की नहीं है कि एक जैसे कहते हैं ना, लेकिन चैलेंजेस हैं. देखें चैलेंजेस हैं. ये तो पाकिस्तान तो हमारा अपना मुल्क है. बिल्कुल. आप सोचें अफगानिस्तान में जब मैंने 2009 में होटल बनाया तो वहाँ क्या चैलेंजेस थे. अच्छा, इराक में तो जंग चल रही थी, अफगानिस्तान में भी जंग चल रही थी, तो इससे बड़े तो चैलेंजेस नहीं थे ना जो पाकिस्तान में. तो वहाँ तो जंग चल रही थी मुझसे 60 किलोमीटर. हाँ, और हम लोग अमूमन अक्सर ये बात करते हैं कि सिक्योरिटी एक बड़ा प्री रिक्विजिट आता था, लेकिन यकीन जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं वो इन चीजों से शाये हुए नहीं होते हैं. मुमताज साहब एक नहीं तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो अपॉर्चुनिटी होती है. हाँ, उसको आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख सकते हैं. थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस. मुमताज मुस्लिम साहब नाजरीन हमारे साथ थे. जुल्फी बुखारी साहब ने हमारा साथ दिया था इस सेगमेंट में. शॉर्ट ब्रेक, वील बी बैक, स्टे विद अस. शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद फराहम करता है पाकिस्तान का लीडिंग और अफोर्डेबल बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम. एक ही छत तले मुख्तलिफ तिब्बी शोबों के माहिरीन की एक्सपीरियंस टीम बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स को कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यकीनी बनाती है. शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम. गुलजार, अपना हेलमेट तो लेते जाइए, ये आपकी हिफाजत करेगा. आपकी बात भी कोई टाल सकता है. आप लड़ना नहीं, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा. गुलजार साहब, आपकी बेगम के अच्छे मशवरे ने जान बचा ली. एक और मशवरा, मास्क भी पहन कर रखें, आपको कोरोना से बचाएगा. मास्क ही काम आएगा, कोरोना से बचाएगा. कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं. शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में पाकिस्तान का वाहिद और कामयाब तरीन लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां पिछले 10 सालों में 1000 से ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट कामयाबी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किए जा चुके हैं. इट्स ऑल हियर इन पाकिस्तान. शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, उम्मीद और जिंदगी के सफर में आपके हमकदम. ख्वाबों के तसल्लुत पर फिजाएं फख्र करती हैं. खुदी के राजदारों पर दुआएं फख्र करती हैं. वतन से जिनके बेटे पैदा हों महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएं फख्र करती हैं.
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा, कराची शहर कायद एक मरतबा फिर शदीद बारिश की लपेट में है। बारिश की वजह से कम अज कम जो बताया जा रहा है अब तक कोई 4 अफराद का जानी नुकसान हुआ है, बहुत अफसोस के साथ। और वंस अगेन ये जो तमाम नाजरीन अमवात हुई हैं, बिजली की तरसील का जो वसीदा निज़ाम है वो पूरा मामला, और ये जो बारिश में जो एक पडल्स जगह जगह बढ़ जाते हैं शाहराहों पर, खास तौर पर उनके होते हुए बिजली के झटके जिस तरह से लोगों को लगे हैं। एक मरतबा फिर ये जो चारों इस मरतबा जो अमवात रिपोर्ट की जा रही हैं वो इन वजह से या इस बायस रिपोर्ट की जा रही हैं। साथ साथ दीगर मामला भी अपनी जगह नाज़रीन उसी तरह से नजर आए। ट्रैफिक मुअत्तल था, जगह जगह पानी यकीनन जमा था, स्कूल्स भी, बल्कि दीगर पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि एनसीओसी ने स्कूल्स कोविड की वजह से टेम्परेरीली एक मरतबा फिर बंद किए हैं, लेकिन कराची में शहर कायद में स्कूल्स बारिश की वजह से बंद करने पड़े। के इलेक्ट्रिक के अपने बयान के मुताबिक कोई 199 वो फीडर्स थे जो कि ट्रिप रहे, और दीगर फीडर्स अकॉर्डिंग टू द के इलेक्ट्रिक चलते रहे हैं। लेकिन जो वहां से रिसेप्शन मौसूल हो रहा है वो ये कि बिजली का भी शदीद मसला इस पूरे स्पेल में बना रहा। मुर्तज़ा वहाब साहब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर यकीनन काम कर रहे हैं, साथ साथ ख्वाब सिंध हुकूमत की भी हम बात करें वो अपनी जगह, और फेडरल गवर्नमेंट के भी जो लोग हैं जैसे आलमगीर साहब हैं वो भी निकले हुए थे, अपोजिशन लीडर जो हैं सिंध असेंबली के हलीम आदिल शेख साहब वो भी सड़क पर नजर आए। तो ये तमाम चीजें, कोशिशें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन यकीनन नाकाफी हैं। इसमें मजीद आगे क्या बेहतरी की गुंजाइश है? MQM की जब बल्दियाती हुकूमत हुआ करती थी, हमने उनसे मुतअद्दिद मरतबा इन तमाम उमूर पे सवाल किए हैं, और एक हमने देखा है कि टॉस करते हुए सिंध हुकूमत और देन बल्दियाती हुकूमत जो MQM की थी वो आपस में इस पूरी बात के ऊपर जो इल्ज़ाम था वो नजर आते थे। लेकिन अब जब बल्दियाती हुकूमत नहीं है MQM की और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मुर्तज़ा वहाब साहब के मामला देख रहे हैं, तब क्या बेहतरी है, तब क्या फ़र्क है? और बेहतरी की यकीनन बहुत बहुत गुंजाइश है। इतने सारे वफाकी भी जो MNAs हैं वो भी यकीनन उनका ताल्लुक कराची से है, भारी मिकदार में वफाक से जो MNAs हैं उनको मैंडेट मिला है शहर कायद का, तो उनके हवाले से भी यकीनन सिंध हुकूमत बात करते हैं, और वफाकी जो लोग हैं या जो PTI की हुकूमत है वो सिंध हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। और ये एक रिकरिंग सा सिलसिला नजर आता है जब भी शहर कायद में बारिश होती है। तमाम मामलात को आज ऑन बोर्ड रखेंगे, कैंडिडली बात करेंगे कि कौन कितनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, और यकीनन जो इसमें बेहतरी की गुंजाइश बहुत बहुत ज्यादा है, अभी भी 4 अमवात हुई हैं, वो कौन पुर करेगा। इस डिस्कशन में नाजरीन नाज बलोच साहिबा मेरे साथ हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रही हैं। जनाब आलमगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, मेंबर कौमी असेंबली फ्रॉम द PTI। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, नाज बलोच साहिबा, आप दोनों का। नाज, अगर मैं आपसे बात का आगाज करूं, फरमाइएगा, मुर्तज़ा वहाब साहब अब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर ये मामला देख रहे हैं, और पहले यकीनन जब MQM की बल्दियाती हुकूमत हुआ करती थी तो आप लोग हमेशा उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करते थे कि उन्होंने चीज़ें नाकाफ़ी की। अब चूंकि अभी मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, इट हैजंट बीन वेरी लॉन्ग कि जब उन्होंने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर जिम्मेदारियां संभाली हैं, क्या बेहतरी है, क्या कोई फ़र्क है, या उसी तरह से चीज़ें हैं क्योंकि 4 अफराद तो अभी भी जान की बाजी हार गए? देखिए, सबसे पहले तो जो 4 अफराद जो है वो के इलेक्ट्रिसिटी की लापरवाही की वजह से जिनके के इलेक्ट्रिसिटी की ये जो नाकामी है जिसकी वजह से ये 4 लोगों की जानें गई हैं, मैं समझती हूँ ये बहुत अफसोस का लम्हा है, और मैं अफसोस करती हूँ उन फैमिलीज के साथ जिनके घर के लोग जो है वो इस बारिश के बाद जो है वो अपनी जान हाथ से जान खो बैठे। देखिए, बात यह है कि कराची की डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। कराची की जब बात होती है और बारिश की बात होती है तो अक्सर उसको एक ऐसी खबर बना के पेश कर दिया जाता है और एक ऐसा पिक्चर पेंट कर दिया जाता है जैसे कराची ना हुआ कोई जो है कोई दुश्मन मुल्क हो गया, उसका कोई हिस्सा हो गया। कराची को ओन जो है ना वो हमेशा वफाकी हुकूमत ने कभी नहीं किया। ओनरशिप जो है मिलना बहुत जरूरी है। ये वो शहर है जो आपको 70% रेवेन्यू तो जनरेट करता है। ये वो शहर है जहाँ पोर्ट है, ये वो शहर है जहाँ पर इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। ये शहर कंट्रीब्यूट बहुत करता है, लेकिन जब इस शहर को वापस कुछ मिलने का हक होता है तो अरबों रुपए के पैकेजेस अनाउंस कर लिए जाते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन ड्यू शेयर कभी नहीं मिला। और आप अभी मुर्तज़ा वहाब की बात कर रही हैं, तो मुर्तज़ा वहाब को बिल्कुल अभी बहुत कम अर्सा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हुए। इससे पहले अगर आप देखें तो मुस्तफा कमाल साहब ने बड़े बड़े कमाल किए। उन्होंने आकर एक अर्सा यहाँ पे जो है वो मेयर रहे, और उसके बाद जो है थ्रू आउट आप देखें कि अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो चेयरमैन MQM के थे।
और वो ही MKM जो आज वफाकी हुकूमत के साथ हैंड ग्लव्स है, साथ बैठी हुई है। तो बात अगर सिर्फ सियासत की हो, अगर तो सिर्फ बयानबाजी की हो, तो फिर तो ठीक है, ये हमारे खिलाफ बात करेंगे, हम इनके खिलाफ बात करेंगे और इसी तरह किस्सा चलता रहेगा। लेकिन एज अ कराचीite, एज अ born and raised कराचीite, as someone who owns Karachi, a person like me, बिकॉज मैं ओन करती हूँ इस शहर को, मेरी पैदाइश इस शहर की है, मैंने तालीम यहाँ से हासिल की, मैं इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, तो मैं जानती हूँ कि ये शहर की आबादी 3.5 से 3.5 करोड़ के लगभग इस शहर की आबादी है। तो उसमें पूरा पाकिस्तान बसता है, यहाँ कच्ची आबादियां आती हैं। ये वो शहर है जहाँ पे एक कम से कम डेली वेजर भी कमाने वाला भी गुजारा अपना कर लेता है, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे देता है। तो ऐसे शहर के अंदर जहाँ इतनी आबादी हो, उसको कंटेन करने के लिए वसाइल भी उतने चाहिए होते हैं। ये वो शहर है जहाँ पे आपको डिफेंस जैसे इलाके भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको गाजी टाउन और इत्तेहाद टाउन जैसे इलाके भी मिलेंगे। बदकिस्मती से दोनों डूबे हुए हैं ना साहिबा। जो यहाँ पे हर कोई आके, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं यहाँ से 2013 में भी कराची से मैं इलेक्शन लड़ी हूँ, मुझे अंदाजा है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो दूसरे सूबों से मुख्तलिफ जगहों से आके यहाँ पे सेटल होते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, तो कराची लोगों को अपनाता है। और जब कराची लोगों को बिलाशुबा ये कराची शहर कायद में तो कोई इसमें शक नहीं, और आई एम ऑल्सो बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची बाय द वे लाइक यू। बिल्कुल आप ये बात बजा कर रही हैं, मैं आपसे 100% आपको एंडोर्स करती हूँ। बट हु इज गोइंग टू टेक द ब्लेम? नाज हम ऐसे ही टॉस करते रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं थोड़ी सी अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जी जी। Having said that, मैं समझती हूँ ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की, इसमें सियासत की कोई बात नहीं, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक MNA हूँ, अगर मेरे हल्के में टूटी फूटी सड़कें हैं, अगर रोड खराब है, मैंने उसके लिए एफर्ट करके वो सड़कें बनानी है, मैं एफर्ट करूंगी। ये जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे MNA हो चाहे MP हो, उसका हक है कि वो आके अपने इलाके की चीजों को हाईलाइट करे, उन कामों को कराए। जहाँ सीवेज का प्रॉब्लम है, जहाँ ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, जहाँ गटर साफ नहीं होते, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट के मसाइल थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के वो सड़कें जो कचरों का ढेर हुआ करते थे, आज वहाँ पे मैं आपको विजिट करा दूं, आप खुद हैरान हो जाएंगी कि ये पहले क्या था और अब क्या है। लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट दैट हैज टू बी डन। लेकिन ना साहिबा आप ये कह रहे हैं कि आप जो ये बेहतरी आप एट्रीब्यूट करते हैं कि मुर्तजा वहाब, नहीं कह सकती कि 3 करोड़ की आबादी का शहर है और उसमें से हर गली और हर जो है वो चौक जो है वो साफ है। राइट, काम की जरूरत है, काम की जरूरत हर जगह होती है। आप देखें इस्लामाबाद में बारिश हुई, इस्लामाबाद तो कैपिटल प्लान सिटी है, वहाँ E11 की हालत आपने देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी हमने प्रोग्राम किया था बाय द वे। घरों में बारिश का पानी आने से एक पूरी फैमिली की जान चली गई। तो बट अगर मैं उसमें सियासत करूं, मैं कहूं कि जी नहीं, वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जो है वहाँ पे जो DC हैं, जो कमिश्नर्स हैं, मैं उनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दूं। आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। गलतियों को हाईलाइट करें लेकिन अच्छी चीजों को भी प्रमोट करें। फेयर इनफ। ना साहिबा मैं जरा बने हैं, अब जो सड़कें आगे बढ़ाती हूँ ये बात को। आलमगीर भी चूंकि हमारे साथ हैं, उनका भी इनिशियल रिमार्क उनको भी शामिल करते हैं, उनसे भी सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। जाहिर है आप दोनों मिलकर हमें थोड़ा इसमें रैशनल ढूंढने में मदद दें। आलमगीर साहब, बारिश में हमेशा हमने देखा है कि इवन आप जब PTI में नहीं थे बाज़ाब्ता तौर पर, तो आप निकला करते थे, आप खासा रेस्क्यू ऑपरेशन कराची में करते थे बारिश वगैरह में, और आप सिंध हुकूमत को खासा तनकीद भी उस पर करते थे। देन चीफ मिनिस्टर जो कायम अली शाह साहब थे, उस वक्त तो खास ये चीज़ थी। लेकिन अब बताइएगा, जैसे नाज कह रही हैं, वो कह रही हैं कि बहुत कदरन फर्क पड़ा है, बेहतरी आई है, क्या आप एज अ कराचीआइट ये देखते हैं या नहीं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो एक चीज तय कर लें कि यहाँ 14 साल से किसकी हुकूमत है। ये आज का शिकवा नहीं है, ये आज का एहतजाज नहीं है हमारा। कराची देखें, एक प्रॉब्लम ये होती कि एक ही मसला बार बार जब होता तो उसको, और उस पे इंतजामिया की बार बार सेम रिस्पॉन्स होता और लोग तकलीफ में होते, तो फिर हम उसको मसला नहीं ढीठ पना कहते हैं। और ये फर्क, इस्लामाबाद में हर रोज हर तीसरे दिन बारिश होती, हर तीसरे दिन ये मसला नहीं होता। कराची में हर साल मानसून में ये मसाइल हमें नजर आते। ये कोई कोरोना जैसी आफत नहीं है कि हम पहली बार दुनिया को सामना करना पड़ रहा और उसके लिए प्लान हो रहा है कि अब इसका क्या किया जाए। भाई हर साल ये मॉनसून आता, पहले से क्यों नहीं तैयारी की जाती? आपके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके पास, जिसकी नाअहली की वजह से कचरा नालों पर आता और बारिशी नाले चौक हो जाते। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आपके पास, जहां आप सीवरेज की इलीगल कनेक्शन बारिशी नालों में लगा देते और वो बारिशी नाले चौक हो जाते।
डीएमसी आज आपके पास जो सफाई नहीं करता सारा साल और उसकी वजह से छोटे बारिशी नाले चौक रहते या इंक्रोचमेंट रहती। केएमसी, केडीए, एसबीसीए के इदारे आपके पास जिसकी नाअहली की वजह से इन बारिशी नालों के इर्द गिर्द एनक्रोचमेंट होती, लोग नाजायज वहां पे कब्जे करते, अपने घर बसाते और बाद में कोर्ट के ऑर्डर्स पे इनको हटाना पड़ता। ये आपसे शिकवा इसलिए होता है कि 14 साल से आपसे ये नहीं हो रहा। 14 साल से वसाइल आपके पास, 14 साल से आपका सीएम था यहाँ, और बात की कि हमें आपको 650 अरब रुपए दिए गए वफाक ने पिछले 1 साल के। कोई एक तरक्याती मंसूबा बता दे, कोई एक चीज बता दे जो आपने इधर से उधर की हो पूरे सिंध में। क्या बात करते हैं? देखें, मकसद सिर्फ यह है, एमक्यूएम बल्दियात में थी, क्या रोना था उनका कि 5 साल में इन्होंने फंड्स ही नहीं दिए, मेयर के पास इख्तियार ही नहीं है, 2 करोड़ से ऊपर का वो टेंडर नहीं कर सकता। वो इतने इसको फंड मिलते कि बामुश्किल केएमसी की तनख्वाहें अदा करते। तो आपने इन इदारों को जकड़ के रखा, काम नहीं करने दिया, और और इसमें कलेक्टिव फेलियर नहीं है, इसमें इदारों का फेलियर है जिस पर आप काबिज हैं, जिस पर वजीर बल्दियात काबिज है। रही बात के इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है कराची की, ये जहां मैं बैठा हूं बाहर मेरा रोड है अबुल हसन उस्मानी रोड, पूरा जैम पड़ा है क्योंकि बारिश का नाला ओवरफ्लो कर गया। ये चंद सड़कों पर मीडिया के कैमरा ले जाकर दिखा करके ये सड़कें जो है ये बड़ी इसका बेहतर। अच्छा आलमगीर साहब इजाजत दीजिएगा, सिर्फ इतना बताइए, अभी नाज साहिबा जैसे कर रही हैं, एक उन्होंने बात की, ये भी खासी वैलिड है कि इससे पहले यकीनन 14 साल का सवाल बनता है पीपल्स पार्टी से, लेकिन अब इस मरतबा 2018 में भारी मैंडेट मिला है आपकी जमात को, पीटीआई को कराची से, तो वो बार बार ये सवाल करते हैं कि आपने क्या किया, इसका जरा जवाब दीजिएगा। और दूसरा ये कि जाहिर है ये हम तमाम जो भी बात कर रहे हैं, पिछली बारिश में मुझे क्लियर याद है कि आप लोग मिल बैठे थे, उस वक्त बल्दियाती हुकूमत भी एमक्यूएम की थी, एमक्यूएम, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, आप तीनों ने बैठकर एक कंसेंसस किया था कि बारिश के बाद मामलात बेहतर होंगे, तो उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया इस मरतबा? उस पर बिल्कुल काम हुआ, एनडीएमए आई, एफडब्ल्यूओ को ठेका दिया गया, 3 बड़े बारिशी नाले आइडेंटिफाई हुए, गुज्जर नाला, औरंगी टाउन नाला, महमूदाबाद नाला पर काम किया गया, वहां से एनक्रोचमेंट हटाई गई। सिंध गवर्नमेंट का जिम्मा था कि वो एनक्रोचमेंट जो हटाई जाएगी उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, और एनडीए में जो वफाकी इदारा है वो सफाई करेगा। वहां सफाई हुई। बाकी 2 नालों पर वहां के लोगों ने स्टे ले लिया था कोर्ट में, 2 महीने पहले स्टे हटाया गया, वहां पर भी सफाई हुई। ये भी एक बड़ी वजह है कि आपको आज हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से एनडीएमए ने केएमसी, डीएमसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिलके छोटे नालों की इंक्रोचमेंट हटाई और सफाई की पिछले 1.5 से 2 माह में। और इस मौजूदा बजट में जो रिसेंटली हमने पास किया, इसमें 35 अरब रुपए रखे गए हैं औरंगी टाउन नाले के लिए और ये गुज्जर नाले की सफाई के लिए, और साथ में इस पर रोड्स भी बननी और बंद भी बनना। ये काम किया वफाक ने। मैं सिर्फ एक चीज कहूं, देखें, इदारे काम करते, वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद इदारे नहीं है इस कराची के हमारे पास, इदारे 18वीं तरमीम भी एक बड़ा एक फैक्टर है। वफाकी हुकूमत कोई यहाँ पे कचरा नहीं उठाएगी, बल्कि इनके बनाए हुए इदारों के मुलाजमीन, उनकी मशीनरी यहाँ पर डे टू डे रेगुलर बेसिस पे कचरा उठाएगी, नालों की सफाई करेगी, सड़क की मुरम्मत करेगी, सीवरेज की सफाई करेगी, जो कि नहीं होता यहाँ पे। अच्छा नाज साहिबा अगर हमारे साथ हैं, उनसे सवाल ये 18वीं तरमीम के हवाले से खासा लेजिटिमेट है, और जब भी हमने देखा है कि जब भी ये बहस होती है तो ये एक सवाल आ जाता है, राइट नाज साहिबा, अब मुझे बताया जा रहा है कि नहीं है, वरना ये 18वीं तरमीम का सवाल हमेशा रिकरिंग सवाल है, जब भी ये बारिश का जिक्र आता है और वफाक और सिंध हुकूमत जब आपस में बात करते हैं, कि बड़ा फैक्टर है इन प्ले के आगे क्या किया जा सकता है। लेकिन आलमगीर साहब, फेयरली स्पीकिंग तो ये सिंध हुकूमत का भी काम नहीं है, वो भी कचरा नहीं उठाएंगे, वो क्या करेंगे, वो अपना इख्तियार मुंतकिल करेंगे बल्दियाती हुकूमत को। तो ये जो बल्दियाती हुकूमत के हवाले से बात की जाती थी, वो कहते थे इख्तियार है आपके पास, और वो एलोकेशंस भी बताते थे कि ये की गई हैं, आपका फेयर असेसमेंट क्या है कि क्या बल्दियाती हुकूमत भी देन बल्दियाती हुकूमत जो एमक्यूएम की थी, वो भी क्या थोड़ा एग्जैजरेट करते थे जब कहते थे हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है? देखिए मेरी बहन, प्रॉब्लम यही तो रोना है हमारा कि इनको शौक होता इदारों पर काबिज होने का, और फिर जब कारकर्दगी का सवाल होता तो कहते कि ये तो ऐसे था वैसे था। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पहले मुस्तफा कमाल दौर में
कराची का कचरा उठाना मेयर कराची या बल्दिया सिस्टम का काम होता था। सिंध गवर्नमेंट ने वो इदारा इनसे लेके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा कायम किया और चाइनीज कंपनीज को आउटसोर्स किया, ठेका दिया डिस्ट्रिक्ट्स में कचरे की सफाई का। पहले मुस्तफा कमाल दौर में कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड भी बल्दियाती सिस्टम के पास होता था, वो इदारा भी इन्होंने ले लिया और अब वजीर बल्दियात जो नासिर हुसैन शाह, उसके नीचे ये दोनों इदारे हैं। पहले केडीए का इदारा के पास होता था, वो भी इन्होंने ले लिया। सही, वो जो उन्होंने बल्दियाती अपना जो कानून बनाया है इस हवाले से उसमें बहुत कम इख्तियार आते हैं। सही, यस। अच्छा आलमगीर साहब, आखिरी कमेंट अपना दे दीजिएगा कि फिर ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा और के इलेक्ट्रिक का जो एक खासा अहम अमल दखल है वो तो ऑब्वियसली वो तो वफाक का डोमेन है, वो आपको पता है काफी मर्तबा के इलेक्ट्रिक की बात की जाती है। आई विश के नाज मेरे साथ अगर होती और अभी फोन पे मेरी उनसे बात हो रही होती तो ये सवाल मैं उनके साथ भी रखती। जरा के इलेक्ट्रिक पे भी बात कीजिएगा आलमगीर साहब, ये तो वफाक का डोमेन है, राइट? देखिए, के इलेक्ट्रिक का पहले तो मैं ये कहूँ एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपना खुद जवाब देगी। उनके स्पोक्स पर्सन खुद टीवी पे आके अपने इदारे को डिफेंड करते। मैंने खुद और मेरे पीटीआई की कराची की टीम ने, हमने उनके दफातर के बाहर एहतजाज किए इनकी नाअहली और करप्शन के खिलाफ। लेकिन के देखें, ये जो खंबे जो पोल होते हैं, वहां पे जो करंट के हादसा होते हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर, बड़ी वजह यह है कि जब सड़कों पे पानी खड़ा होगा तो उन खंभों पर जो ये जो केबल लगाए जाते, ये जो गलत कनेक्शन कुंडे किए जाते, ऑब्वियसली उसका करंट आना है उस पे। और नीचे जब पानी खड़ा रहेगा, क्योंकि इनके बारिशी नाले सारे चौक होते हैं, पानी सड़कों पे दिनों दिनों खड़ा रहता, तो ये हादसा पेश आएंगे। तो इसमें सिर्फ के इलेक्ट्रिक भी मुजरिम नहीं है, बल्कि सिंध हुकूमत के इदारे और ये जो प्राइवेट केबल नेटवर्क वाले लोग हैं, ये भी उसमें मुजरिम है। राइट, मैं नाजरीन इस नोट पे वाइंड अप करूंगी। ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी की तरह इसको लेकर चलेंगे और आइंदा बताते रहेंगे आपको कि ये मामला खास तौर पर क्यों बार बार आ जाते हैं। कराची में फोरकास्ट बताया जाता है बारिश का, लेकिन फिर एक मरतबा उसी तरह से मामलात हो जाते हैं। इसको भी बतौर डेवलपिंग स्टोरी ही हम लेके चलेंगे। थैंक यू टू आलमगीर खान, नाज बलोच साहिबा हमारे साथ जो आज इस सेगमेंट में थे। आज के लिए इतना ही नाजरीन, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज।